गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम खनिज लवण। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारे शरीर के कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों का बना होता है, जिसमें भी आधा वजन अर्थात 2% भाग कैल्शियम के कारण होता है। शरीर में जितनी भी जमा कैल्शियम है उसमें से 99% भाग अस्थियों और दांतों में होता है और बचा हुआ 1% कैल्शियम जो होता है वो कोमल तंतुओं में, रक्त सीरम में या अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम का पूर्ण उपयोग तभी हो पाता है जब कैल्शियम तथा फास्फोरस का अनुपात सही हो। शेषावस्था में, वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वह 1:1 होना चाहिए। इस अवस्था में कैल्शियम की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो कैल्शियम हमें किन किन सोर्स से प्राप्त हो सकता है, तो इसकी प्राप्ति के साधन की चर्चा करते हैं। तो दूध कैल्शियम की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। अनाज और मांस में क्या होता है? कैल्शियम कम मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त दूध, चाहे वह भैंस का हो, बकरी का हो, गाय का हो, सर्वोत्तम होता है, जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होते हैं। और दूध से जो बने पदार्थ है, दही है, खोया है, चीज़ है, पनीर है और संपूर्ण दूध का पाउडर है, क्रीम रहित अगर दूध का पाउडर है तो उसमें भी कैल्शियम अच्छा होता है। मछली चाहे वह ताज़ी हो या सूखी हो उसमें भी कैल्शियम अच्छा होता है। तिल छिलके सहित जो होता है उसमें बहुत अधिक होता है, लेकिन छिलके में कैल्शियम ऑक्सीलेट उपस्थित होता है और कैल्शियम ऑक्सीलेट एक अघुलनशील यौगिक होता है। इसकी उपस्थिति में कैल्शियम का हमारे शरीर में अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अगर हम छिलकों को अलग कर देते हैं तभी हमारे शरीर में इसका अवशोषण अधिक होता है, परंतु छिलके रहित तिल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियां भी इसके उत्तम साधन कहलाते हैं, जैसे चौलाई है, मूली की पत्तियां हैं, करी की पत्तियां हैं, गाजर की पत्तियां हैं, मेथी में भी अच्छा होता है, पुदीना, सहजन की पत्तियां, संपूर्ण चना और सूखा नारियल है, बादाम है और अनाजों में भी रागी जो होता है उसमें कैल्शियम अच्छा होता है। अब कैल्शियम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अस्थियों और दांतों का निर्माण करने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। कैल्शियम फास्फोरस या अन्य खनिज लवणों के साथ मिलकर अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम जो है फास्फोरस और अन्य खनिज लवण दांतों के निर्माण के लिए, अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु की अस्थियों के निर्माण के लिए क्या होता है? प्रोटीन का मैट्रिक्स बनना गर्भावस्था में ही चालू हो जाता है। इससे बनी जो अस्थियाँ होती हैं वे काफ़ी मुलायम और लचीली होती हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रोटीन का मैट्रिक्स जो होता है वो कड़ा होने लगता है और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवण आकर जमने लगते हैं और फलतः हमारी अस्थियाँ जो होती है वह कठोर हो जाती है। अतः अस्थियों की दृढ़ता और मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। अस्थियों की रचना में कैल्शियम फास्फोरस मुख्य रूप से रहते हैं, परंतु कुछ मात्रा में बच्चों इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, क्लोरीन आदि भी उपस्थित होते हैं और कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट बनने की क्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है और कैल्सिफिकेशन में क्या होता है? अस्थियों और हड्डियों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अस्थियों की भांति ही दांतों के
निर्माण के लिए भी कैल्शियम आवश्यक होता है। दांतों का जो इनामेल होता है उसमें 99.5% अकार्बनिक लवण होते हैं, जिसमें 36% कैल्शियम और 17% मतलब 17% फास्फोरस होता है। दांत का जो डेंटाइन वाला भाग है वह 77% अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है, जिसमें भी 27% कैल्शियम होते हैं और 13% फास्फोरस होते हैं। दांत निकलते समय यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है, दांत देरी से निकलते हैं और दांतों की रचना भी क्या हो जाती है, बेडोल हो जाती है। तो इस तरह ये दांतों और अस्थियों के निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। यह देखा गया है कि भोजन में अगर कैल्शियम कम मात्रा में है तो इसका प्रभाव प्रोटीन पर भी पड़ता है। यदि भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम है तो प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है, कम हो जाती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन की मात्रा कम होने पर सामान्य शरीर की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। इस तरह कैल्शियम जो है इनडायरेक्ट में प्रोटीन के उपयोग को बढ़ाता है, इसलिए ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। अब हम आते हैं, ये तो क्या था, निर्माण वाले कार्य के थे कैल्शियम के। अब कैल्शियम के कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस भी है जिसे हम नियामक कार्य कहते हैं, जैसे कि ये रक्त जमने में सहायता करता है। हालांकि रक्त का जमना क्या है, प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक क्रिया है। जब कभी हमें चोट लग जाए, कट जाए तो कोशिकाएं उत्तक क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसमें से रक्त बहने लगता है। अब रक्त में उपस्थित जो प्लेटिलेट्स होते हैं या कुछ रक्त फैक्टर्स जो होते हैं, इन क्षतिग्रस्त उत्तकों से मिलकर क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लेते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अच्छा, थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिप्टेन एंजाइम्स तथा कैल्शियम आयन की सहायता से प्लाज्मा में उपस्थित एंटीप्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देते हैं और रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम विटामिन के रक्त फैक्टर 5 एवं 7 के साथ मिलकर एक नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो थ्रोम्बिन के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये फाइब्रिन क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त उत्तकों के ऊपर महीन तंतु का एक जाल बना लेते हैं या तंतु के जाल के रूप में फैल जाते हैं। इस तंतु जाल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आकर क्या होती है, फंस जाती है और रक्त का थक्का जम जाता है और इस तरह से कैल्शियम आयन जो है रक्त का थक्का जमाने में भी अपना रोल अदा करते हैं। दूसरा इसका नियामक कार्य है, कैल्शियम जो है मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को भी नियंत्रित करते हैं और मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग देते हैं। जब कभी मांसपेशियों में कैल्शियम की मात्रा जितनी आवश्यक है उससे अगर कम हो जाए तो क्या होता है, मांसपेशियों में इरिटेशन होने लगता है और उसके कारण मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है जिससे टिटनी होती है। अतः ये मांसपेशियों के संकुचन और फैलने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। फिर इसका नेक्स्ट कार्य है हृदय की गति को भी संतुलित बनाए रखना। कैल्शियम जो है हृदय की गति को नियमित रखने के लिए भी आवश्यक होता है। हृदय के ऊपर जो मांसपेशियां हैं उनके सामान्य संकुचन के लिए, उनके ऊपर जो मांसपेशियों के तंतु हैं उनको, ये जो भी मांसपेशियां जो है तंतुओं को ढकती है, उन तरल पदार्थों के लिए
पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना आवश्यक होता है, अन्यथा क्या होता है, हृदय की जो गति होती है वह नियमित नहीं रह पाती। अब एंजाइम्स की क्रियाओं में भी सहायक होते हैं। कुछ एंजाइम्स को सक्रिय बनाने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जैसे छोटी आंत के अवशोषण की क्रिया में ये सहायता प्रदान करते हैं, और फिर पैनक्रियास द्वारा इंसुलिन हार्मोन के स्त्रवण में मदद करते हैं। फिर कार्बोज, वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायता करने वाले पाचक रसों को सक्रिय बनाने में भी ये मदद करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट कार्य हम देखते हैं, कोशिका भित्तियों की प्रवेशिता या परमेबिलिटी को बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, ये पौष्टिक तत्वों के अवशोषण को भी नियंत्रित करते हैं। कैल्शियम, लेसिथिन तथा फास्फोलिपिड के साथ संयुक्त रूप में मिलकर पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। अर्थात ये हमारी कोशीय भित्ति के परमेबिलिटी को भी बनाए रखते हैं, अर्थात सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, जिसमें पोषक तत्वों को आने और जाने को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। फिर नाड़ी केंद्र, नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को बनाए रखने में भी ये सहायक होते हैं। ये क्या, नाड़ी की उद्दीपन जो है उसको अगर रेगुलेट करना है, सामान्य बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या होता है, ये आवश्यक होते हैं। कैल्शियम के विघटन पर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन नामक एक पदार्थ बनता है जो नाड़ी केंद्र और नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो कैल्शियम के कौन कौन से कार्य हुए, नाड़ी केंद्र, नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को बनाए रखना, अस्थियों और दांतों का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होना, रक्त के थक्के बनने में मदद करना, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना, और हृदय की गति को संतुलित बनाए रखना, कुछ एंजाइम्स को सक्रिय बनाए रखने में सहायक होते हैं, और कोशिका भित्ति की प्रवेशिता को भी बनाए रखने में कैल्शियम सहायक होते हैं। अब हम आते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण है, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हर अवस्था में, चाहे वो शेषवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे गर्भावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, सभी में कैल्शियम की कमी के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे शेषवावस्था में उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, अस्थियां कमज़ोर और निर्बल हो जाती हैं, ठीक है, नकारात्मक कैल्शियम संतुलन हो जाता है, और कैल्शियम का विसर्जन की मात्रा कैल्शियम के अवशोषण की मात्रा से अधिक हो जाती है। और इसके अतिरिक्त रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। हाथ पैर की अस्थियां जो होती है, हाथ पैर बहुत ही पतले होते हैं, अस्थियों में मजबूती नहीं रहती है, बो लेग्स देखने को मिलते हैं इसमें, और बच्चों के जो दांत हैं वह देरी से निकलते हैं, और सिर की जो अस्थि होती है उसमें आमने और सामने उभर जाती है वो, ठीक है, और पसलियों का मुड़कर कबूतर की छाती अर्थात पिजन चेस्ट नामक रोग हो जाता है। अस्थियों से कैल्शियम का बहुत अधिक विसर्जन होने लगता है। अब प्रौढ़ावस्था में देखते हैं कि ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये रोग जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम का विसर्जन अधिक होने लगता है, डिकैल्सिफिकेशन की क्रिया भी बढ़ जाती है, और जरा सी चोट लगने पर अस्थियां टूट जाती है। अस्थियां जो है वो अगर टूटती है तो बहुत देरी से वापस जुड़ती है। अब गर्भावस्था हो या दुग्ध धात्री अवस्था हो, इस अवस्था में क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है
वह क्या करता है कि अगर गर्भवती माता को कैल्शियम पूरा नहीं मिलता है तो उससे पूरा नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था में गर्भ अवस्था में जो गर्भस्थ शिशु है वह माता के शरीर से कैल्शियम का अवशोषण करने लगता है, और गर्भस्थ शिशु की माता की जो पेल्विक मेखला है या श्रोणी मेखला है उसकी अस्थि से ही अपनी कैल्शियम की आवश्यकता को पूर्ण कर लेता है। फलतः क्या होता है, गर्भवती स्त्री की जो श्रोणी मेखला है वो संकुचित हो जाती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में गर्भवती स्त्री का सामान्य प्रसव नहीं हो पाता और उसका प्रसव जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा करवाया जाता है। अब वृद्धावस्था, अगर वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसमें भी अस्थियां क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है और आसानी से जुड़ नहीं पाती, इनकी भी उबड़ निकल आती है, कमर झुक जाती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और मांसपेशियों की क्रियाशीलता में भी शिथिलता आने लगती है, रक्त का थक्का देरी से जमता है, इनको भी टिटनी जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, ये हुए कैल्शियम की कमी के प्रभाव। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, कैल्शियम की अधिकता होना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हाइपर कैल्शियमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी शिशुओं में और बच्चों में दोनों में ही देखने में आता है। शिशुओं में इस रोग के लक्षण है, भूख में कमी हो जाएगी, वमन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, चेहरा अजीब सा दिखने लगता है, चेहरे पे असामान्य भाव दिखाई देने लगते हैं, रक्त में कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है, गुर्दों में असामान्य रूप से कैल्शियम का जमाव बढ़ जाता है और इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। रक्त में यूरिया तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार प्रौढ़ों में और वृद्धों में अगर ये रोग हो जाता है तो दूध क्षार नामक रोग हो जाता है। शरीर के कोमल तंतुओं में कैल्शियम का जमाव बहुत अधिक हो जाता है और शरीर से कोमल तंतुओं में कैल्शियम जो है वह क्या होता है, अधिक जमा होने के कारण उसमें को उल्टी होने लगती है, ग्रसनी, अमाशय तथा आंतों से रक्तस्राव होने लगता है, हाइपरटेंशन देखा जाता है, सिर दर्द होने लगता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है और रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। अच्छा, कैल्शियम की हमारी प्रतिदिन की प्रस्तावित मात्रा कितनी है, इसके लिए WHO, FAO और ICMR ने इसकी मात्राएं निर्धारित की हैं। अपन ICMR के अनुसार मात्रा देखते हैं तो अगर 0 से 12 माह का बच्चा है तो उसे 500 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए और 1 से 9 वर्ष का अगर बच्चा है तो 400 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए। 10 से 15 वर्ष का बच्चा है तो उसे 600 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए और अगर 16 से 19 वर्ष का है तो 500 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए। वयस्क व्यक्ति है तो 400 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए, परंतु धात्री माता और गर्भवती मात्रा को 1000 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति को भी 500 मिलीग्राम देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम का अवशोषण, विसर्जन और संग्रह किस प्रकार से होता है। तो कैल्शियम का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय भोजन से केवल 20 से 30% ही कैल्शियम अवशोषित होता है और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कैल्शियम का अवशोषण घटता बढ़ता है। जैसे शैशवावस्था में, किशोरावस्था में कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है क्योंकि इस समय इसकी आवश्यकता अधिक होती है। अब यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ भोज्य तत्व ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम के अवशोषण
को बढ़ाते हैं, जैसे प्रोटीन है और विटामिन डी है, विटामिन सी है, लैक्टोज है और फास्फोरस है। और इसके अतिरिक्त यदि आहार में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दी जाए तो भी कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। शारीरिक आवश्यकता है, जब शरीर में इसकी आवश्यकता अधिक होती है तो भी कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है। परंतु कुछ ऐसे बाधक तत्व भी हैं जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं, जैसे वसा और वसी अम्ल, ये कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं। रेशे अगर अधिक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अनुपात ठीक नहीं है, फास्फेट और फाइटिक एसिड्स अगर आहार में अधिक मात्रा में है तो भी कैल्शियम का अवशोषण रुक जाता है। ऑक्जेलिक एसिड अधिक है, छोटी आंत में अगर क्षारीय माध्यम है तो क्या होता है, हालांकि उसमें क्षारीय माध्यम होता है और पीएच जो होता है सामान्य से अधिक हो जाता है, तो वे अधिक क्षारीय हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में भी क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। तांबा भी कैल्शियम के अवशोषण को बाधा पहुंचाता है। इसी तरह मैग्नीशियम की अधिकता भी कैल्शियम के अवशोषण को बाधा पहुंचाती है। अब ये तो हो गया कैल्शियम के अवशोषण के बाधक और कैल्शियम के अवशोषण के सहायक कारक। अब आता है कैल्शियम का संग्रह हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो मुख्य रूप से ये हमारे शरीर में कैल्शियम का संग्रह स्थल क्या है, दांत और अस्थियां। इन्हें कैल्शियम के संग्रह का गोदाउन भी कहते हैं। और कैल्शियम का संग्रह जो है वह वृक्क, आंतों, त्वचा और कैल्शियम का जो संग्रह के बाद कैल्शियम का अगर विसर्जन देखते हैं तो ये वृक्क के द्वारा, आंतों के द्वारा, त्वचा के द्वारा इसका विसर्जन होता है। मलमूत्र के द्वारा भी इसका विसर्जन होता है। पसीने के द्वारा भी बहुत थोड़ी मात्रा में इसका विसर्जन होता है। तो इस तरह कैल्शियम आयन जो है या कैल्शियम खनिज लवण जो है हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें आहार के द्वारा उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। आया आप लोगों को समझ में आया है तो धन्यवाद।